नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछली 2 वीडियोस में हमने पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के बारे में डिटेल में बात की है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे दोनों टेस्ट्स को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में। ब्रेन मैपिंग टेस्ट के प्रोसेस की पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा कि ये बड़ा ही खतरनाक मामला है। झूठ पकड़ने के लिए यूज होने वाले टेस्ट में से ये तीसरा टेस्ट है जिसको ब्रेन मैपिंग के नाम से जाना जाता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट एक बढ़िया तकनीक है, इसलिए ब्रेन मैपिंग को कुछ केसेस में वैलिडेट कर देना चाहिए। भले ही अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में सरकार को या जुडिशरी को इस पर विचार करना चाहिए। आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि पूरी दुनिया में भारत देश में पहली बार सन 2008 में इस टेस्ट के बेस पर एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी गई थी। हालांकि बाद में वो कैंसिल हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन की वजह से। वो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। आइए अब इस टेस्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेस्ट आखिर चीज क्या है। आसानी से समझने के लिए इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ईसीजी और ईईजी का नाम तो तकरीबन सभी ने सुना होगा। ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है और ईईजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है। सेफल वर्ड जहां भी आ जाए समझ जाइए मामला दिमाग से जुड़ा हुआ है। कार्डियो शब्द जहां आ जाए वहां समझ जाइए कि दिल का मसला है। दोस्तों, एक बात पता है आप लोगों को, किसी बीमारी की दवाई बनाना मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल काम है ये पता लगाना कि बीमारी है क्या। हमें आसान लगता है, लेकिन लेबोरेटरीज का जो टेस्टिंग मैकेनिज्म होता है वो बड़ा ही जटिल होता है। बेहद मुश्किल होता है समझना कि शरीर में आखिर दिक्कत क्या चल रही है। इसलिए मेडिसिन डेवलपमेंट से ज़्यादा जरूरी है पैथोलॉजी में शरीर की दिक्कत को समझना, क्योंकि दवाई तो कभी भी बनाई जा सकती है, लेकिन पहले ये तो पता चले कि बीमारी है क्या। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि शरीर की समस्या पता लगाने के लिए सामने वाले को खोल के ही रख दो। उसको बंद भी करना होता है बाद में, जो कि एक बेहद डिफिकल्ट टास्क होता है। बिना किसी को खोले समस्या का पता लगाने के लिए इन टेस्ट का सहारा लिया जाता है और इसी प्रोसेस में नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आता है एमआरआई या सीटी स्कैन। ईसीजी और ईईजी दोनों ही टेस्ट इलेक्ट्रो से शुरू हो रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। हम लोग आत्मा और चेतना की विवेचना करते रहते हैं, लेकिन न्यूरो साइंस में जितनी भी स्टडीज हो रही हैं, और न्यूरो साइंस को आज के समय में बेहद इंपॉर्टेंट साइंस माना जाता है। न्यूरो साइंस का मतलब है दिमाग या ब्रेन को स्टडी करना, और इसमें बड़े ही इंटरेस्टिंग केसेस मिलते हैं। जैसे एक स्टडी की गई और उसमें एक दिमाग के पार्ट को खोजा गया जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। बहुत सारी स्टडीज हुई और ढूंढा गया कि हमारे दिमाग का कौन सा पार्ट किस एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। दिमाग के आगे के हिस्से को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और स्टडीज में पाया गया कि हम जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए हमारे दिमाग का ये हिस्सा जिम्मेदार है। अब आगे सुनिए। जो अपराधी हैं, बड़े ही अग्रेसिव किस्म के लोग होते हैं, वायलेंट या बेहद गुस्से वाले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, आक्रामक लोग होते हैं, उनकी भी सारी आक्रामकता के लिए दिमाग का यही हिस्सा जिम्मेदार होता है। ये सब फाइंडिंग्स आने के बाद न्यूरोक्रिमिनोलॉजी ने एक सॉल्यूशन निकाला। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने कोई रेप या मर्डर कर दिया और उसको 14 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। अब उसने जेल में भी 4 मर्डर और कर दिए, दूसरे कैदियों के लिए भी वो खतरा बन गया। अच्छा, अगर एकांत कारावास में उसको रखेंगे तो ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो जाएगी। ऐसे केसेस को देखते हुए अमेरिका ने एक प्रयोग करना शुरू किया। लोबोटोमी नाम की एक सर्जरी होती है, इसको ल्यूकाटमी भी कहते हैं। तो वहां एक सजेशन दिया गया कि क्यों ना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कनेक्शन ही काट दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पार्ट को निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे भी निकाला नहीं जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट होता है दिमाग का ये। बस उसकी नसें वगैरह काट कर कनेक्शन खत्म कर दो तो व्यक्ति चाह कर भी गुस्सा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिस्टम ही डेड पड़ा है जो गुस्सा अग्रेशन करता है या गुस्से के लिए जो जिम्मेदार होता है। सन 1930 से 40 के दौरान ये सर्जरीज अमेरिका में हजारों लाखों लोगों की हुई, यहाँ तक कि बच्चों को भी करवा दी गई। साइकोलॉजी में सिजोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरा जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है कई लोगों को। बाइपोलर डिसऑर्डर पर कई फिल्में भी बनी हैं। कोई व्यक्ति बेहद आक्रामक है, बहुत गुस्से वाला है, वही व्यक्ति एकदम से नॉर्मल हो जाता है, बेहद कूल टाइप का। इसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। सिजोफ्रेनिया में व्यक्ति बेहद तनावग्रस्त होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव में आ जाता है। एक डिसऑर्डर है ओसीडी, वो भी इसी से कनेक्टेड है, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें भी व्यक्ति को लगातार इतनी चिंता रहती है कि जैसे घर से निकलते ही बाहर खड़े किसी अनजान व्यक्ति को देखकर वो सोचने लगता है कि ये यहाँ क्यों खड़ा है, ये मेरे खिलाफ कोई साजिश या कोई षड्यंत्र कर रहा है।
फिर उसके पास कोई और उसका जानने वाला आ जाता है, फिर ये सोचता है कि हाँ अब ये भी इसके साथ मिला हो, ये दोनों मिलकर मुझे मार देंगे, अब मैं क्या करूं। वो वापस भाग के अपने घर के अंदर जाके कहीं बेड वेड के किसी टेबल वगैरह के नीचे छुप जाएगा। उसके बाद ढूंढ ढांड के 1-2 घंटे बाद घर का ही कोई मेंबर उसको निकालता है कि भाई बाहर आ जा, क्यों छुपा हुआ वहाँ। अब उस मेंबर को देखकर भी उसके दिमाग में आता है कि अच्छा ये भी उनके साथ शामिल है, जबकि उन बाकी के 2 व्यक्तियों का उनके साथ कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, वो तो उसके घर का ही आदमी है। ऐसे बहुत से सिम्टम्स होते हैं जो सिजोफ्रेनिया के हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका दिमाग कंट्रोल नहीं हो पाता और इनके सबके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम होती है। अब एक तरीका तो ये है कि इस हिस्से के तार काट दो और काम ही निपटा दो, लेकिन कभी कभी ये तार गलत भी कट जाते हैं। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, बाद में उनकी हत्या हो गई थी। 1941 में उनकी बहन रोजमेरी कैनेडी की लोबोटोमी सर्जरी की गई थी और उस सर्जरी के बाद वो जिंदगी भर उठ नहीं पाई थी। यानी उनकी एक सामान्य व्यक्ति के पास जो क्षमताएं होती हैं वो सारी क्षमताएं उनकी खत्म हो गई थी। एक बात समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कनेक्टिविटीज होती हैं तकरीबन सब इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में होती हैं। हमारा दिल कैसे काम करता है, फैलता है, सिकुड़ता है। जब दिल सिकुड़ता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस समय जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है उसे हम ईसीजी से कैप्चर कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब ईसीजी होती है तो 3-4 चीजें लगाते हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रोड होते हैं जो उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैप्चर कर लेते हैं और एक ग्राफ जनरेट होता रहता है। ग्राफ की रिदम अगर ठीक है तो इसका मतलब दिल ठीक काम कर रहा है। तो बेसिकली ईसीजी दिल की एक्टिविटीज को इलेक्ट्रिकल पल्सेस के ग्राफ के रूप में समझना कि दिल ठीक काम कर रहा है या नहीं। अब ये तो आसान सा टास्क था, उसके बाद साइंटिस्ट ने एक और मुश्किल चीज बना दी जिसका नाम ईईजी था, यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। और इससे चेक किया जाता था कि ब्रेन में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। जैसे ब्रेन ट्यूमर किसी को होने का खतरा हो तो उसका ईईजी करवाया जाएगा, किसी को स्लीप डिसऑर्डर है तो उसका ईईजी होगा। अब बात आती है कि ईईजी कैसे करते हैं। इसका कंसेप्ट है ब्रेन सेल्स जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस द्वारा ही कम्युनिकेट करते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि दिमाग के कौन से हिस्से में इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फ्रीक्वेंसी क्या है और हम उसके लेवल को मैच कर ले तो समझ आ जाएगा कि दिमाग ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ईईजी का तरीका क्या होता है कि हम की दिमाग पर 32 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, यानी हमारी खोपड़ी के 32 पॉइंट्स पर हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और उनका काम होगा कि जैसे ही करंट जनरेट होता है ये कैप्चर कर लेगा और कंप्यूटर उसकी वैल्यूज नोट करके ग्राफ बना देगा कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट में कैसी एक्टिविटी चल रही है। जब इसका ग्राफ जनरेट होता है तो उस केस में सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे नींद को लेकर क्या स्टेटस है। ईईजी करके तुरंत बता देंगे कि आप नींद की किस अवस्था में कितनी देर रहे और वो आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1965 में एक साइंटिस्ट ने ईईजी टेस्ट को कन्वर्ट कर दिया एक नए टेस्ट में। उस टेस्ट का नाम है ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल। ये पहला एक्सपेरिमेंट था किसी अपराध को समझने के लिए। उस आदमी ने एक वेव का पैटर्न निकाला जिसे P300 वेव पैटर्न कहते हैं। रिसर्च करते हुए उसने पाया कि हमारा दिमाग शांत है, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा इनपुट मिलेगा जो हमारी मेमोरी से लिंक्ड है तो हमारे दिमाग में एक इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट होती है और उस वेव का नाम है P300 यानी P300। मान लीजिए मैंने किसी विदेशी गांव का नाम लिया, आपको उस गांव का पता ही नहीं है दूर दूर तक, तो जाहिर सी बात है कि कोई रिएक्शन नहीं होगा। अचानक से मैंने आपके किसी जानकार व्यक्ति का नाम ले लिया, आपके नियर एंड डियर का नाम ले लिया जिसे आप जानते हैं, उस व्यक्ति का नाम बोलते ही आपके दिमाग में P300 वेव जनरेट हो जाएगी। अगर आप उसको नहीं जानते होंगे तो वेव जनरेट नहीं होगी। अब उसको लगा कि अगर ये हो रहा है तो हम किसी आरोपी से ऐसे सवाल पूछकर जिसका संबंध उस अपराध की घटना के साथ हो तो हम चेक कर सकते हैं कि ये उसके बारे में जानता है या नहीं। अगर जानता होगा तो P300 वेव बनेगी, नहीं जानता होगा तो नहीं बनेगी। इस टेस्ट का नाम रखा गया BEAP। अब हमारे इंडिया के ही एक साइंटिस्ट ने इसको थोड़ा और मॉडिफाइड कर दिया और उसका नाम रख दिया BEOS यानी ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर। वैज्ञानिक महोदया का नाम है चंपादी मुकुंद, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल स्टडीज बेंगलोर में काम करते थे। फिर बाद में उन्होंने अपना कोई रिसर्च का काम शुरू कर दिया था। BEAP टेस्ट में एक दिक्कत थी। मान लीजिए किसी अपराधी की बात चल रही है, आपने सवाल पूछा चाकू, वेव बन गई। आपने बोला वॉशिंग मशीन, वेव बन गई। अब इसमें रिस्क ये हो सकता है कि मान लीजिए एक अपराधी था, अब वेव बन गई उसके दिमाग में। एक और व्यक्ति के लिए ये मान लीजिए कि वो अपराधी नहीं है, उसने किसी व्यक्ति को बताया था कि वो ये काम कर रहा है, वो जो अपराधी है। अब उसके सामने सवाल किया तो भी उसके दिमाग में वेव बन गई। किसी तीसरे व्यक्ति ने अखबार में पढ़ा था, उस घटना को लेकर जानकारी उसके पास भी थी।
अब उससे पूछा तो उसके भी दिमाग में वेव बन गई। अब मुद्दा यहाँ फंसता है कि क्या वो अपराधी था या केवल देखने वाला था या केवल विटनेस था या अपराध के बारे में केवल उसने कहीं से सुन लिया था या पढ़ लिया था किसी अखबार या किसी पेपर में। इसका कैसे डिफरेंस किया जाए। इसके बाद BEOS टेस्ट को लेकर यह दावा किया गया कि हम इस डिफरेंस को भी पकड़ सकते हैं। वेव के पैटर्न के जरिए हम पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति घटना में इन्वॉल्व था या केवल विटनेस था। अब ये टेस्ट छा गया हमारे देश में। अच्छा, इस टेस्ट को कंडक्ट बिल्कुल EEG के तरीके से ही किया जाता है। कोर्ट के आदेश पर ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, तो उसमें कुछ खास करना नहीं होता। 32 इलेक्ट्रोड सर पर लगाए जाते हैं और आंख बंद करके सब्जेक्ट को बैठा दिया जाता है। बीच बीच में कोई कोई चित्र उसको दिखाया जाता है, कुछ शब्द बोले जाते हैं, कुछ सेंटेंस बोले जाते हैं, कोई फिल्म भी दिखा दी जाती है कई बार। अब सब्जेक्ट कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन ब्रेन से जनरेट होने वाली वेव्स को वो नहीं रोक पाएगा। इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट में धोखा देना आसान काम है। नार्को में धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन सब्जेक्ट के मरने के चांसेस होते हैं इसमें। इस टेस्ट में सब्जेक्ट ना धोखा दे सकता है और ना ही मर सकता है, इसलिए इस टेस्ट का वैलिडेशन सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इस टेस्ट का फायदा ये हुआ कि साल 2005-7 के आसपास गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट्स को समझ आ गया कि ब्रेन मैपिंग के जरिए अपराधियों को जल्दी पकड़ा जा सकता है या कन्विक्ट किया जा सकता है, या बेकसूर है तो उसको बिना परेशान किए जल्दी से टेस्ट करके और ये डिक्लेयर किया जा सकता है कि हाँ भाई ये गिल्टी है या नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। गुजरात में संतोखबेन जडेजा नाम की एक महिला थी पोरबंदर के आसपास, और ये महिला इंडिया के टॉप रेयर महिला गैंगस्टर में से एक थी। गुजरात साइड के लोग इसका नाम जरूर जानते होंगे, एक फिल्म भी बनी है इन पर। फिल्म का नाम है गॉड मदर। 100 से ज्यादा लोगों का गैंग, करीब 14-15 मर्डर के अलावा करीब 500 से ज्यादा केसेस थे इन पर अलग अलग मामलों में। हालांकि अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। तब जूनागढ़ की अदालत ने जून 2007 में आदेश दिया कि इनका ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। सन 2000 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा था कि बिना परमिशन के पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो सकता किसी का। दो बातें निकलती हैं। पहली, पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में कहा था, ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में नहीं कहा था। और दूसरी बात यह कि पॉलीग्राफ या उसी प्रकार के हर टेस्ट के लिए कहा गया था। अब जूनागढ़ अदालत ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट का आदेश दिया और 15-20 दिन का टाइम भी दिया कि अगर आप हाईकोर्ट जाकर अपील करना चाहते हैं तो आप अपील कर सकते हैं। और वहां से हाईकोर्ट चली गई वो। हाईकोर्ट ने भी कहा कि जूनागढ़ अदालत का फैसला बिल्कुल ठीक है, आपका ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, लेकिन आपको इतना टाइम दे रहे हैं, आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। हालांकि इनका टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों को मिलाकर एक कंबाइन करके 2010 में एक फैसला दिया जिसको सेल्वी का फैसला बोलते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट जजमेंट थी, आगे बात करेंगे इस पे। और कहा कि आप टेस्ट के लिए किसी को कंपल्शन नहीं कर सकते। उधर गुजरात सरकार पूरा मूड बनाए बैठी थी कि टेस्ट करवा कर ही मानेंगे। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में दुनिया का पहला ऐसा केस हुआ जिसमें ब्रेन मैपिंग के बेस पर सजा दी गई। याद रखिए, भारत का नहीं, दुनिया का पहला ऐसा केस था ये। इंटरेस्टिंग केस है, किसी का नाम नहीं लूंगा सब्जेक्ट का या कन्विक्टेड जो भी थे। एक लड़की थी करीब 24-25 साल की और दो लड़के थे, जिसमें लड़की और एक लड़का एक ही स्टेट से थे। प्रेम करते थे आपस में, परिवार वालों से बात की, मान गए और एंगेजमेंट भी हो गई। लेकिन शादी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद होनी थी। ये दोनों MBA करने के लिए पुणे आए। वहीं एक और लड़का किसी दूसरे स्टेट से आया MBA करने के लिए। एक ही क्लास में थे। वही फिल्मों वाला सीन हो गया। लड़की एंगेजमेंट वाले लड़के को छोड़कर दूसरे लड़के के साथ इन्वॉल्व हो गई। उसको लगा कि ये लड़का मेरे लिए उससे ज्यादा बेहतर रहेगा। अब जिस लड़के के साथ एंगेजमेंट हुई थी उसने अपने और लड़की के पेरेंट्स को सारी बात बताई, तो पेरेंट्स ने दोनों को बुलाकर बैठाकर समझाया। अब केस के मुताबिक वो लड़की उस दूसरे लड़के के साथ भाग गई। खूब बवाल हुआ। कुछ समय बाद वो लड़की वापस आई और उसने उस लड़के से कहा जिसके साथ पहले एंगेजमेंट हुई थी, उससे कहा, उसको एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बुलाया। हालांकि लड़का नाराज चल रहा था लेकिन आ गया। लड़की ने कहा, नाराज मत होइए, गलतियां हो जाती हैं। मैं शिरडी के मंदिर में गई थी, वहां से प्रसाद लाई हूं, प्रसाद खा लो, सब ठीक हो जाएगा। आरोप है कि प्रसाद में आर्सेनिक मिला हुआ था और उसकी मात्रा इतनी ज्यादा थी कि प्रसाद खाने के कुछ सेकंड में ही लड़के को दिक्कत होने लगी और कुछ ही मिनट्स में उसने दम तोड़ दिया, उसकी डेथ हो गई। ये लड़का वही था जिसके साथ इस लड़की की एंगेजमेंट हुई थी। पुलिस रिपोर्ट हुई और माना गया कि एक एक्सीडेंटल डेथ थी। फिर लड़के के पेरेंट्स ने लड़की पर आरोप लगाया और पूरी कहानी पुलिस को बताई। लड़की पर चार्ज लगाया गया, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन सबूत कोई नहीं था। CCTV का भी कोई उस टाइम पे खास जमाना नहीं था, इसलिए बहुत सारी जगह CCTV नहीं होते थे। ये तक साबित नहीं हो पा रहा था कि प्रसाद लड़की ने ही लड़के को दिया था। पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाई और आखिर में उस केस में तय हुआ कि हम BEOS टेस्ट करवाएंगे।
और लड़की से कहा गया कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए। पुलिस ने लड़की को समझाया कि टेस्ट करवा लो, तुम तो वैसे भी ईमानदार हो, तुमने कुछ किया थोड़ी है, हमें भी एक ठोस सबूत मिल जाएगा और तुम बच जाओगे इन सब चीज़ों से। अब लड़की ने सोचा कि कम से कम 3rd डिग्री या मार पिटाई से तो बच ही जाएगी। उसने हाँ भर दी, परमिशन दे दी। टेस्ट हुआ जिसमें साबित हो गया कि हत्या लड़की ने ही की थी। BEOS टेस्ट की रिपोर्ट कोर्ट में गई। शायद शालिनी जोशी नाम की जज उस समय थी। दुनिया के इतिहास में पहला मामला जिसमें कन्विक्शन प्राइमरली ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर हुआ और जज ने 9 पेज में अपना जजमेंट लिखा जिसमें बताया गया कि इस रिपोर्ट को क्यों प्रमाण माना गया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई इस केस में। हालांकि 2010 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसके कारण ये सब आधार निरस्त हो गए और कई सारी चीजें बदल गई। लेकिन जैसे ही ये सजा हुई तो दुनिया भर के क्रिमिनल साइंटिस्ट, क्रिमिनोलॉजी एक्सपर्ट्स, उन सब में दोबारा से एक चर्चा का विषय बन गया। एक चर्चा शुरू हो गई, आर्टिकल छपने लगे, आरोप लगने लगे भारत सरकार पर, स्टेट गवर्नमेंट्स पर। कई देश इस टेस्ट को अपनाने के लिए आगे भी आए। इजराइल उनमें से एक ऐसा कंट्री था जिसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था। एक डिबेट शुरू हो गई कि ये सब कुछ जो हो रहा है टेस्ट को लेकर ये ठीक है या नहीं है। ये सारा फंडा था ब्रेन मैपिंग टेस्ट का। वीडियो लंबा हो गया लेकिन हमने तीनों टेस्ट, पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में डिटेल्स और बहुत ही आसान भाषा में बात की है। बाकी के दोनों टेस्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इन तीनों टेस्ट की लीगल वैल्यू के बारे में, कि लीगली इनकी मान्यता है या नहीं है, तो कितनी है और नहीं है तो क्यों नहीं है। आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।